ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नाम रखा गया है वो है खेल में प्रशिक्षण। तो बच्चों, आपके इस चैप्टर से संबंधित फिजिकल एजुकेशन के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, मेनली हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो हर एक एग्जाम के लिए इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन होने वाले बच्चों जो आपके इस चैप्टर से हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उन सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, इजी से इजी वे में। ठीक है, बस आपने करना क्या है, आपने आज का जो हमारा ये सेशन है, ये जो एपिसोड है, इसे कंप्लीटली एंड तक देख लेना। और इसको एंड तक देखने के बाद में आप ये पाओगे कि हाँ भाई, वाकई में मेरी फिजिकल के हर एक एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 10 की एकदम बढ़िया तैयारी हो गई है। बस करना है क्या है, आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी में समझाता चलूंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर प्रोवाइड करवा दीजिए। अच्छा, एक चीज और कि जिन बच्चों को, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर्स की, तो आप जाके यहाँ पे आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप फिजिकल के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर आपसे 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आएगा आपका इस तरीके से कि गति योग्यता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर गति के प्रकारों को समझाइए गति योग्यता के संबंध में, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्या होता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं अलग से, गति योग्यता है। ठीक है ना, फिर तो वो अगर ये केवल ये क्वेश्चन आएगा कि गति के प्रकार, तो आपको न्यूटन वाले जो है ना वो लिखने होंगे। गति योग्यता में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज बना लेता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो एक रनर बैठा हुआ है। ठीक है, एक डायग्राम में यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको ना समझाने में थोड़ी अच्छा हो। और यहाँ पे जो है वो एक कोच है। ठीक है, तो देखो इस प्रतिक्रिया वाली में क्या होता है, प्रतिक्रिया गति योग्यता कि किसी संकेत के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्य करने की योग्यता। जैसे ही कोच ने सीटी बजाई या फिर झंडे को हिला दिया या फिर कोई गन चला दी, तो इससे क्या है, रनर जो है वो एकदम उस संकेत के विरुद्ध दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको प्रतिक्रिया बोलते हैं। दूसरी आती है त्वरण गति योग्यता। इसमें क्या होता है कि अपने अधिकतम गति की स्थिति जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना। यानी कि जो धावक है वो अपनी गति, मान लेते हैं उसकी गति है कि 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है ना, जो रनर है वो 1 मिनट में, ठीक है ना, टोटल कितना दौड़ सकता है, 1 किलोमीटर। तो इसकी ये जो स्थिति है वो उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब तीसरे में क्या होता है, लोकोमोटर गति होता है। इसमें अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें वो जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है ना बंदा, वो जो है वो बेसिकली जब तक उसका एंडिंग पार्ट नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक इस स्थिति को बनाए रखता है लंबे समय तक। ठीक, चौथा आता है मूवमेंट गति योग्यता। इसका मतलब यह है कि किसी एक क्रिया को जल्दी से जल्दी करनी पड़ती है। जैसे दौड़ लगा रहा है तो दौड़ को जल्दी जल्दी खत्म करो, कोई अन्य कार्य कर रहा है तो उसको जल्दी से खत्म करो। पांचवा है कि जब कोई दौड़ रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसे में जब उसका कार्य खत्म होने ही वाला है और एंडिंग पॉइंट वो थक जाता है, तो ऐसे में थकावट की स्थिति में किसी क्रिया को जल्दी से खत्म करने की योग्यता को गतिशीलता योग्यता कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि गति योग्यता के प्रकार कौन से हैं, प्रतिक्रिया, त्वरण, लोकोमोटर, मूवमेंट एंड गतिशीलता। ठीक है भाई, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से पढ़ सकते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ, ये मोशन नहीं आएगा बल्कि यहां पे आएगा स्पीड एबिलिटी। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ स्पीड एबिलिटी आर, दैट इज, यहां पे मोशन नहीं आएगा, मोशन तो वो न्यूटन वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन, लोकोमोटर, मूवमेंट एंड स्पीड टॉलरेंस। ठीक है, ये पॉइंट आप यहां से पढ़ लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे ज्यादातर 3 मार्क्स में पूछा गया या फिर 4 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, प्रश्न है फॉल्ट लेक प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीड प्ले, ठीक है ना, स्पीड प्ले जो विधि है इसका जो विकास हुआ है, ठीक है, विकास कैसे हुआ ये बताइए। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉल्ट लेक प्रशिक्षण विधि का वर्णन करो, क्या है, प्रक्रिया समझाओ इस तरीके से, या फिर स्पीड प्ले जो है इसका विकास कैसे हुआ आपको ये समझाना। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर हम पहले ये लिखेंगे कि आखिर ये जो फर्टिलेक विधि है ये उपयोग क्यों की जाती है। तो ये उपयोग की जाती है ताकि किसी व्यक्ति की जो सहन क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, कैसे सहन क्षमता है उसको आगे समझेंगे। तो देखो बेसिकली हुआ था क्या कि 1930 में स्वीडन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोस्ट होल्मर।
इन्होंने ये जो विधि थी फर्टलेग विधि, इसका निर्माण किया था। बेसिकली इसको बोलते हैं स्पीड प्ले के नाम से शुरुआती दौर में, ठीक है। तो बाद में जाके इसको फर्टलेग विधि बोल दिया इन्होंने, ठीक है। अब इस विधि के अनुसार होता क्या है, इस विधि के अनुसार जो है वो धावक की सहन क्षमता का विकास किया जाता है। किसकी? धावक, धावक यानी कि जो रनर होता है इसकी सहन क्षमता। जैसे खिलाड़ी जो है वो अपनी गति वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता है, अतः यह विधि स्वतः अनुशासित कहलाती है। यानी कि खिलाड़ी जो वो क्या कर सकता है कि अपने अनुसार गति के आसपास के, गति से आसपास के, गति यानी कि जैसे वो दौड़ रहा है, यदि वो अगर कम दौड़ता है, ठीक है, या फिर वो ज्यादा दौड़ता है तेजी से, जो जितना ज्यादा दौड़ सकता है, या फिर वो नॉर्मल दौड़ता है, तो ऐसे में उसके आसपास का जो वातावरण रहेगा दौड़ने के लिए वो उसके अनुसार रहेगा। कम करेगा, जैसे अगर सर्दी का टाइम है, कम पे रहेगा तो उसे सर्दी लगेगी, ठीक है, तेज भागेगा तो गर्मी लगेगी, और गर्मी में यदि कम दौड़ेगा तो भी उसका वही हाल होना है, ज्यादा दौड़ेगा तो वही हाल होना है। और जैसे अगर वो कम दौड़ रहा है तो उसके जो हार्ट पर रेट है, यानी कि जो हृदय गति है, वो नॉर्मल पहले क्या होती है, नॉर्मली जो बंदा स्वस्थ होता है वो 70 से 75 के बीच में होती है, 70 से 72 या फिर 75 मान सकते हो ज्यादा ज्यादा, ठीक है। 70 से 75 बार आपका दिल 1 मिनट में धड़कता है नॉर्मली, लेकिन यदि आप तेजी से दौड़ोगे तो वो कम से कम इससे ठीक दोगुना हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो वो इस बात पे निर्भर करती है कि जो धावक है, जो रनर है, जो दौड़ने वाला बंदा है, उसकी गति कितनी है, कम है, ज्यादा है या नॉर्मल है, उस हिसाब से ये अपनी कार्य को आगे अंजाम देता है, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गया फर्टलेग प्रशिक्षण विधि। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 को इंग्लिश में समझने की। डिस्क्राइब द फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड या फिर डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड प्ले, ठीक है ना, दो तरीके से, डिस्क्राइब द फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड या फिर डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड प्ले मेथड, ठीक है भाई। समझ जाएंगे आप इस तरीके से, तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, और यहां से इन पॉइंट्स को आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसको ना, इसी क्वेश्चन को आपसे 4 तरीके से पूछा जाएगा। 2 तरीके मैंने लिखे हुए हैं, 2 अभी और बता देता हूं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि लचक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को समझिए। ये क्वेश्चन मोस्टली जो है वो आपसे एज इट इज सेम ऐसे ही पूछा गया है 3 मार्क्स में, ठीक है, और कई बार 4 मार्क्स में भी आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि अक्रिय तथा सक्रिय लचक में अंतर स्पष्ट बताइए, ठीक है। अब बेसिकली देखो, लचक जो है इसको हम लोच भी बोलते हैं, ठीक है, लचक कह लो लोच कह लो, दोनों एक ही है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है लचक को हटा के कि लोच क्या है, ठीक है, लोच से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार लिखिए, और यहाँ पे अक्रिय तथा सक्रिय लोच में क्या अंतर स्पष्ट होता है ये समझाइए, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो लचक होती क्या, बेसिकली शरीर के हमारे जो जोड़े होते हैं, जैसे कि कंधे, कूल्हे, एड़ी और जो घुटने होते हैं, इनमें गतियों के विस्तार को हम क्या कहते हैं, लोच या फिर लचक है। अब ये 2 तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय लचक की। सक्रिय लचक में क्या होता है कि बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों को अधिक दूरी तक गति करने को सक्रिय लचक कहते हैं। क्या मतलब हुआ सर जी? देखो मतलब सिंपल सा ये कि आप जो है किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता नहीं लेते हैं या फिर किसी उपकरण की सहायता नहीं लेते हैं, आप अपने अंदर से ही अपनी जो शरीर के जोड़े उनको और अधिक गति करवा पा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई खिंचाव वाला व्यायाम कर रहे हैं, वो भी कैसे, बिना व्यक्ति की सहायता से, ठीक है ना। अब ये 2 तरीके का होता है। एक होता है स्थिर लचक, इसमें क्या होता है जब कोई खिलाड़ी लेट रहा होता है, बैठ रहा होता है, फिर खड़ा हो रहा होता है, इस अवस्था में क्या होता है उसकी जो शारीरिक स्थिति होती है वो सिंपल सी बात है कैसी होती है, स्थिर होती है। जैसे लेट गया है तो स्थिर हो गई, बैठ गया तो स्थिर हो गई, खड़ा हो गया तो भी स्थिर हो गई, तो इसे बोलते हैं स्थिर लचक। लेकिन वहीं दूसरा है गतिशील, इसमें जो है लचक की आवश्यकता कैसे होती है, जब व्यक्ति खड़ा होकर चलने लगता है, दौड़ने लगता है, इसमें होती है। और इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं कैसे, जो खिंचाव वाले व्यायाम है इसके द्वारा, ठीक है भाई, जो कि कैसे किए जाते हैं, बिना किसी व्यक्ति की सहायता से। दूसरा आता है अक्रिय लचक। बेसिकली अक्रिय लचक क्या है, ये शरीर की वह योग्यता है जिसके बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियां की जा सकती है। यानी कि अक्रिय में क्या होता है, इसमें आपको किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है गति करने के लिए। जैसे आपको कोई व्यायाम करना है, खिंचाव वाले व्यायाम करना है, तो ऐसे में ये जो अक्रिय लचक होती है इसमें आप किसी सहयोगी की सहायता लेते हैं, लेकिन सक्रिय में आप सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है, जो कि 2 तरीके का होता है। समझ गए भाई आप सभी। तो एक क्वेश्चन को 4 तरीके से आपसे कैसे पूछा जा सकता है मैंने आपको वो भी समझा दिया, ठीक है। फिर भी कई बच्चे कहते हैं कि सर जी आप कुछ ना कुछ मिसिंग कर जाते हो, लेकिन देखो जितना मैं आपको समझा सकता हूं ना अपनी तरफ से, जो मेरे 4 साल का ये टीचिंग का करियर है, उस हिसाब से एकदम ऐसे तरीके से कि बच्चा जो जिसे नहीं भी समझ में आता ये टॉपिक उसको भी समझा दो अच्छे तरीके से,
हालांकि देखो एक आधा पार्ट ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आए, तो आपसे दोबारा से रिपीट करके समझोगे तो अच्छी समझ जाओगे, ठीक है ना। कई बच्चे शिकायत करते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, वेल, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लेक्सिबिलिटी एंड राइट इट्स टाइप्स। इंग्लिश पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, पी कहाँ चला गया, पी ठीक है ना, पी एच या फिर पी एच गायब कर दिया मैंने शायद जब मैं आंसर टाइप कर रहा था इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। उसके बाद में दो तरीके की होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव में दो तरीके की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। बाकी पार्ट यहाँ से समझ लीजिए। ओके, वेल, देखिए यहां तक जो है आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। जैसा कि अभी हमने देखा था कि लचक क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं। अब बारी ये आती है कि भाई ये जो लचक है इसको विकसित कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो लोच यानी कि लचक, इसको विकसित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया जाता है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा कि बैलिस्टिक विधि पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 तरीके की विधियां होती हैं बेसिकली। आपसे पूछा जाता है अंतर बताइए इनमें से, या फिर इनको वर्णन करना हो सकता है 2 से 3 मार्क्स में। तो सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। वेल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेल कूद में लोच या फिर लचक जो होती है इसको बनाए रखने के लिए हमें बहुत से व्यायाम करने चाहिए। अब जिसे कई तरीके की जो विधियां इसके द्वारा विकसित किया जा सकता है, ठीक है भाई। कौन कौन सी विधि आइए समझते हैं। तो सबसे पहली विधि होती है भाई खिंचाव और रोकने की विधि, ठीक है। पहले को बोलते हैं खिंचाव और रोकने की विधि। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने जोड़ों को अधिकतम सीमा तक खींचते हैं। जोड़े यानी कि हमारे जो घुटने हैं, कंधे, कूल्हे, इन सभी को क्या करते हैं, अधिकतम सीमा तक जितना हो सकता है, जितना हम पेन ऑब्जर्व कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं उतना, ठीक है। तथा पहले की स्थिति में आने से पूर्व कुछ सेकंड वहीं पर रुकते हैं। जोड़ों के खिंचावों को रोकने की स्थिति 3 से 8 सेकंड की होनी चाहिए। इस विधि का प्रयोग निष्क्रिय लचक में सुधार के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके जो घुटने हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके कंधों में दर्द है। तो ऐसे में क्या है कि आपके जो जोड़े वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप अधिकतम जितना आप उसको खींच सकते हैं अंदर या बाहर की तरफ, उतना आप उसे स्ट्रेच कीजिए कुछ सेकंड तक रखिए, 3 से 8 सेकंड तक के बीच में, और आपकी लचक या लोच जो है वो जोड़े की बढ़ जाएगी। सिंपल है, ठीक है। दूसरी विधि है बैलिस्टिक विधि। बैलिस्टिक विधि क्या होती है, इस विधि में खिंचाव वाले व्यायाम घुमाकर किए जाते हैं। यानी कि मान लेते कोई व्यायाम है जिसमें आप अपने हाथों को बेसिकली ज्यादा अंदर या फिर बाहर की तरफ कर रहे हो, तो इसमें आप जो है वो अपने हाथों को घुमाते हैं, इसलिए इन्हें बैलिस्टिक विधि कहते हैं। इन व्यायाम को करने से पहले शरीर को गरमाना आवश्यक है, ठीक है। मान लेते हैं आप कोई व्यायाम करने जा रहे हो जिसमें आपको हाथ पैर जो है वो आप ज्यादा खींचने वाले हो, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा जंपिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा हैंड मूवमेंट कर लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आपके शरीर का जो बॉडी वार्मर है वो थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। इन व्यायामों में स्नायुओं में अत्यधिक खिंचाव होने के कारण चोट लगने की संभावना होती है। जब आप शरीर को अच्छे से वार्म अप नहीं करते हैं, गरमाते नहीं, तो ऐसे में आपका जो शरीर है वो इसको सहन नहीं कर पाता और आपको चोट लग जाती है, ठीक है ना। इसीलिए ये कहा जाता है। तो एक होता है खिंचाव और रोकने की विधि, ठीक है, और दूसरी होगी बैलिस्टिक विधि। तीसरी विधि आती है पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि। ये कौन सी है, तीसरी विधि। इस विधि में प्रीओस्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। बेसिकली ये जो पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि है ये किस पे आधारित होती है, प्रीपोस्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण सिद्धांत पर। मतलब यदि किसी स्नायु का अधिकतम संकुचन कुछ सेकंड के लिए किया जाता है तथा वह उसी स्थिति में 6 से 7 सेकंड तक खिंचाव का प्रतिरोध सहता है, उसे इस विधि का नाम दिया गया है। और किसी स्नायु समूह को 8 से 10 सेकंड तक की अवधि खिंचाव देना चाहिए तथा 4 से 8 बार इसे दोहराना चाहिए, तब आपकी जो लोच है, जो लचक है, वो यहाँ पे विकसित हो सकती है, ठीक है भाई। समझ में आ गया आपको सारे पॉइंट। लोच या लचक को विकसित करने की विधियां, खिंचाव और रोकने की विधि, बैलिस्टिक विधि, और तीसरी जाती है पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मेथड एंड द पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड, ठीक है भाई। अब आप पहले समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड आ जाता है डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दूसरा आ जाता है बैलिस्टिक मेथड आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है तीसरा मेथड जिसे हम बोलते हैं पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड। ओके बच्चों,
तो आई होप कि आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे ज्यादा जो है वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, सिंपल सिंपल से इसके आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि एक होता है फर्टिलाइजर प्रशिक्षण, एक होता है अंतराल प्रशिक्षण। देखिए आगे चल के ये जो क्वेश्चन है अंतराल वाला, ये आपसे 3 मार्क्स में आगे बताऊंगा आपको, अभी बस आप थोड़ा थोड़ा सा हिंट समझ लेना। ठीक है, फर्टिलाइजर प्रशिक्षण और अंतराल जो प्रशिक्षण है इसमें अंतर। तो पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजर प्रशिक्षण की, फिर हम बात करेंगे अंतराल प्रशिक्षण। फर्टिलेग में क्या होता है, इसमें पेस में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था पेस में परिवर्तन होता है, लेकिन अंतराल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यह जो है वो 15 से 45 मिनट तक किया जा सकता है, और इसमें मिनट नहीं होता है अंतराल वाली में, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें मीटर होते हैं 30 से 150 मीटर तक। ठीक है, अब फर्टिलेग में क्या होता है, जब आप दौड़ वगैरह लगा रहे हैं, अभी हमने देखा था धावक वाला, ठीक है ना, तो उसमें आप आराम कर सकते हो नहीं, तो इसमें आराम नहीं किया जा सकता, लेकिन अंतराल में हाँ आप इसमें आराम कर सकते हो। ठीक है, ये लगातार की जाती है, इसमें अंतराल होता है, कुछ टाइम के पीरियड के लिए अंतराल होता है, जिसमें आप जो है कुछ टाइम के लिए आराम कर सकते हो। ठीक है ना, तो यही चीज है बेसिकली। ओके, और इसमें क्या होता है, धावक जो है वो अपनी गति के अनुसार, ठीक है, गति के अनुसार वातावरण चेंज कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। और भी एक दो पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, सिंपल सिंपल सा। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन फर्टिलेग ट्रेनिंग मेथड एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो फर्टिलेग ट्रेनिंग मेथड की क्या क्या विशेषताएं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, उसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की क्या क्या विशेषताएं वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे हमने अपने इस चैप्टर का तकरीबन 30 से 40% भाग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, और सही बच्चों मुझे सब्सक्राइब करके जरूर बताएंगे। सब्सक्राइब करके कैसे बताएंगे वो तो कर ही सकते हैं, हाँ कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे अपने फीडबैक को। ठीक है भाई, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए कई बार आप यूट्यूब के वीडियो कमेंट में जाके आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं शायद आपको रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि डेली के कई मैसेज आते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको आपके डाउट का जो है वो आंसर दे दिया करूंगा। ठीक है, और आप हमारा 12th का जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो छोटी छोटी वीडियो बना के नहीं दे पाता वो आपको यहाँ पे दे दे मैसेज के थ्रू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जिसमें से आपसे 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन निकलते हैं, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन निकलते हैं, और 5 मार्क्स का एक तो निकलता ही निकलता है। ठीक है ना, देखिए क्या पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा कि शक्ति यानी कि पावर, ठीक है ना, शक्ति को विकसित करने की विधियों का विस्तृत उल्लेख कीजिए, या फिर आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनोटिक। ठीक है ना, आप ध्यान से समझिएगा, ये तीनों नाम थोड़े से आपको कंफ्यूज कर देंगे। पहला है आइसोमेट्रिक, दूसरा है आइसोटोनिक, और तीसरा है आइसोकाइनेटिक, ये तीसरा है। तो आपको इन व्यायाम में अंतर बताना है, जो व्यायाम है ये बेसिकली योग जो है इसमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक की। ठीक है ना, आइसोमेट्रिक की सबसे पहला पार्ट क्या आ गया हमारा, सबसे पहला पार्ट आ गया आइसोमेट्रिक। ओके, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया आइसोमेट्रिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि तीरंदाजी करना, भार उठाना या फिर जिम्नास्टिक करना। तो ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शा रहे हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक व्यायाम है इसके बारे में। बेसिकली देखो, आइसोमेट्रिक शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइसो का मतलब होता है समान, और मेट्रिक का मतलब होता है लंबाई। अर्थात जब हम इन व्यायामों को करते हैं, इनके आइसोमेट्रिक व्यायाम को करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इन व्यायामों में किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, यानी कि ये जो व्यायाम होते हैं आइसोमेट्रिक, इससे आप जब भी करोगे तो इसमें आपकी जो मांसपेशी है इसमें इसकी लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, या फिर कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, पक्की दीवार को धक्का लाने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें आपको क्या लगता है, मांसपेशी में परिवर्तन होगा, आप पक्की दीवार को धक्का दे रहे हैं, बल्कि आपको ही नुकसान होगा इससे। ठीक है, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इन व्यायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है, जो कि आप कहीं भी कर सकते हो, एवं इनमें उपकरण की सहायता होती है नहीं, समय की आवश्यकता होती है। हाँ समय की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वो फालतू का समय है, क्योंकि आप दीवार को हटा रहे हो। ठीक है, पक्की दीवार जिसके आप नहीं हटा सकते, बॉडी बिल्डर भी नहीं हटा सकते ज्यादा से ज्यादा, जो एक पक्की दीवार होती है, तो आप क्या करोगे उसमें। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लेते हैं कई बार आपको चोट लग जाती है, तो हाँ उस समय ये जो आइसोमेट्रिक व्यायाम होते हैं ये आपको बहुत ज्यादा बेसिकली क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। जब आपको चोट वगैरह लग जाती है तो उस समय आपकी पावर, आपकी एनर्जी को बनाए रखते हैं ऐसे व्यायाम। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए तीरंदाजी, भार उठाना या फिर जिम्नास्टिक इत्यादि ये आ जाते हैं। ठीक है, ओके, दूसरे व्यायाम आ जाते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है,
दूसरे आ जाते हैं शक्ति विकसित करने की विधियों में आइसोटोनिक व्यायाम, ठीक है ना। दूसरे क्या है, आइसोटोनिक व्यायाम। बेसिकली देखो, आइसो का मतलब क्या होता है, समान, जैसा कि हमने देखा था। टॉनिक का मतलब होता है तनाव। तो इस प्रकार के व्यायामों में गतिविधियां स्पष्ट रूप से होती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि जो गतिविधि आप कर रहे हो, ठीक है ना, इस आइसोटोनिक व्यायाम में, वो एकदम सिंपल सिंपल से आपको दिखाई देती है। इसमें मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती भी है और कई बार घटती हुई भी दिखाई देती है यदि आप गलत तरीके से करते हैं तो, ठीक है, जिसे आइसेट्रिक संकुचन या फिर कंसेंट्रिक संकुचन कहते हैं। जैसे आप किसी बॉल को फेंकते हैं, दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो संकुचन है वो ज्यादातर खेल कूद में देखा जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये कैसे व्यायाम होते हैं। ऐसे व्यायाम बेसिकली, पहले क्या मतलब है इसका, आइसो का मतलब है समान, टॉनिक का मतलब तनाव। इस प्रकार के व्यायाम किस लिए किए जाते हैं, ताकि जो लंबाई है मांसपेशियों की वो बढ़ती हुई नजर आए या फिर घटती हुई नजर आए, और ये इसमें गतिविधियां स्पष्ट रूप से होती हैं, जैसे किसी बॉल को फेंकने, दौड़े इत्यादि। इन प्रकार के जो व्यायाम होते हैं इसमें उपकरण के साथ और बिना उपकरण के भी किया जाता है। यानी कि इसमें आपको उपकरण चाहिए भी होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं भी चाहिए होता है। इन व्यायामों से लचक और जो मांसपेशियां होती है उसमें वृद्धि होती है तथा खेलों में अनुकूलन के लिए सहायता होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉडी जो डिप्स मार रही है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिंचाव कर रही है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो जिम वाले पहिए बेसिकली डंबल्स टाइप में जो होते हैं उसको लेके जिम टाइप में कर दें। तो ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि इसके अंदर के जो शरीर की मांसपेशियां जो लचक है उसमें वृद्धि होती रहेगी, जिसमें उपकरण की भी सहायता होती है, कई बार नहीं भी होती है, कई बार ये सारी चीजें, ठीक है भाई। आइसोटोनिक समझ में आ गया। अब बारी आती है तीसरे पार्ट की। तीसरा है आइसोकाइनेटिक, ठीक है। तीसरा क्या है, आइसोकाइनेटिक। इसका मतलब क्या है, तो आइसो का मतलब समान, काइनेटिक मतलब गति। तो इन व्यायामों को 1960 में जे पेरिन ने बनाया था। किसने बनाया था, जे पेरिन ने 1968 में। इन व्यायामों को विशिष्ट निर्मित मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये जो व्यायाम होते हैं ये बेसिकली मशीनीकृत होते हैं, ठीक है। इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों की शक्तियां विकसित की जाती हैं। जैसे ज्यादातर खेल कूद में इन व्यायामों का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कोई जल क्रीड़ा करनी होती है या फिर स्केटिंग, रस्सी पर चढ़ना वगैरह, तो ये सभी इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। नॉर्मली खेल कूद के लिए हम क्या ऐसे जो मशीन आप देख सकते हैं इसका उपयोग करेंगे, इन मशीनों का उपयोग करेंगे, ऐसी मशीनों का उपयोग करेंगे नहीं, ठीक है ना। ये किस लिए की जाती है, जब आप कोई स्केटिंग वगैरह करने जाते हैं या फिर नाव चलाते हैं तो उसी टाइम पे किया जाता है, ठीक है। ये होते हैं आइसोकाइनेटिक। अच्छा, एक बार मैं आपको एकदम सिंपल सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारी की सारी बातें। देखिए सिंपल सिंपल सा क्या मतलब है, आइसोमेट्रिक, जिसमें व्यायाम करने की एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किसी भी उपकरण वगैरह की सहायता नहीं लेते, ठीक है। आइसोटोनिक में क्या होता है, आप उपकरण की सहायता लेते भी हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली उपकरण की सहायता वो यस भी होती है और इसमें नो भी होती है, और इसमें जो है बेसिकली जो मॉडर्न मशीन है उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, इसमें जो मांसपेशी शक्ति होती है वो नहीं बढ़ती है, ठीक है। इसमें मांसपेशी शक्ति जो है वो बढ़ती भी है और घटती भी है। इसमें भी सेम वही है, लेकिन इसमें मशीन का उपयोग किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आ गई। पहली गतिविधि आइसोमेट्रिक, दूसरी गतिविधि आइसोटोनिक, तीसरी गतिविधि आइसोकाइनेटिक, ओके। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख सकते हैं कि मेंशन इन दी डिटेल द मेथड ऑफ डेवलपिंग पावर, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की क्या विधि है, क्या मेथड है, या फिर क्या इसमें किया जाता है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। दूसरा जो है वो है हमारा यहाँ पे आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या क्या होती है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर आ जाता है द मेथड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये पॉइंट है भाई आपके यहाँ से पढ़ लेना, क्या बच्चों। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि सहन क्षमता के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। सिंपल सा क्या क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा ये वाला आपसे 4 मार्क्स में, सहन क्षमता के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। या फिर यह क्वेश्चन अलग से ऐसे पूछा जा सकता है कि खेलों में उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए सहन क्षमता एक आवश्यक घटक होता है, इसका उल्लेख कीजिए। यानी कि खेल में उच्चतर प्रदर्शन प्राप्त करने के आवश्यक घटक के रूप में सहन क्षमता का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ओके। बेसिकली देखो ये जो सहन क्षमता के प्रकार होते हैं या जो घटक है खेल में उच्च प्रदर्शन के लिए, दो तरीके का होता है। एक होता है क्रिया के प्रकृति के आधार पे, एक होता है गति। गति है क्या है, एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ, एक है, देखो एक क्या होता है, एक होता है क्रिया की प्रकृति के आधार पे, ठीक है, और एक होता है क्रिया के
समय के आधार पे। तो प्रकृति के आधार पे पहले समझेंगे, फिर समय के आधार पे समझेंगे सहन क्षमता के बारे में। क्रिया की प्रकृति के आधार पे सहन क्षमता सबसे पहले आती है आधारभूत सहन क्षमता। इसका मतलब क्या है? यह व्यक्ति की वह योग्यता होती है बेसिकली जिसमें व्यक्ति बहुत सारी शारीरिक मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से लंबे समय तक हलचल कर सकता है, जैसे कि दौड़ना, चलना या फिर तैरना। यानी कि आपने देखा होगा कि ये जो आधारभूत सहन क्षमता ये क्या दर्शाती है कि जब व्यक्ति अपने शरीर की मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से, जैसे आपने दौड़ लगाना शुरू किया, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये दो बंदे हैं, ठीक है। ये एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ए बंदा जो है वो शुरुआत में मतलब धीरे धीरे दौड़ रहा है, ठीक है। तो वो कम से कम 5 किलोमीटर तक तो आराम से दौड़ सकता है। लेकिन वही बी बंदा जो है, इसने शुरुआत में ही दौड़ना तेज कर दिया, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 किलोमीटर जाएगा और वो थक जाएगा। तो आधारभूत सहन क्षमता क्या दर्शाती है कि आप अपनी मांसपेशीय गति को धीमा करके लंबे समय तक दौड़ सकते हो, चल सकते हो या फिर तैर सकते हो, ठीक। दूसरी आती है सामान्य सहन क्षमता। इसका मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति थकान की स्थिति में भी हलचल को करता है, जैसे एरोबिक या फिर एनोरोबिक गतिविधियां इत्यादि। यानी कि कई बार होता है कि हम जब थक जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसे में भी ये जो सामान्य सहन क्षमता ये हमारी मदद करती है हमें थोड़ा और काम करने के लिए, ठीक है। तीसरी होती है विशिष्ट सहन क्षमता। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की वह योग्यता जिसमें विशिष्ट खेलों में अलग अलग रूपों में उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए बेसिकली व्यक्ति की ये वे योग्यताएं होती हैं जो खेल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि मुक्केबाजी के लिए, कुश्ती के लिए अलग अलग प्रकार की दमखम यानी कि सहन क्षमता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए से विशिष्ट बोलते हैं, जैसे कि कुश्ती के लिए अलग सहन क्षमता चाहिए, मुक्केबाजी के लिए अलग चाहिए, दौड़ने के लिए अलग चाहिए। तो वही है, हर एक खेल के अनुसार अलग अलग सहन क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भाई। समझ गए आप सभी? आधारभूत सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता और विशिष्ट सहन क्षमता, ये क्रिया की प्रकृति के आधार पे। दूसरा आ जाता है क्रिया के समय के आधार पे सहन क्षमता। तो क्रिया के सहन क्षमता के आधार पे बेसिकली ये भी जो है वो टोटली 4 तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहली आती है गति सहन क्षमता। इसका मतलब क्या है? यह व्यक्ति की वह योग्यता होता है जिसमें व्यक्ति को जब ऐसा लगता है कि वो थक चुका है, फिर भी थकने के बावजूद भी गति को 45 सेकंड तक तेजी से कर सकता है, जैसे कि 100 मीटर तक स्प्रिंट करना, ठीक है। यानी कि जब व्यक्ति पूरी तरीके से थक चुका है, थकने की प्रक्रिया के बाद भी उसने 45 सेकंड तक तेजी से गति की है, ठीक है। जैसे आपने देखा कोई बंदा रनिंग करता है और एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले वो थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन आखिरी में वो जो दौड़ता है ना, उसी को गति सहन क्षमता बोलते हैं। ये समय के अनुसार होता है। दूसरा है लघु अवधि सहन क्षमता। इसका मतलब क्या है? इसमें ये वह योग्यता होती है व्यक्ति की जिसमें वो 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां शामिल है। यानी कि जब व्यक्ति थक जाए ढंग से, ठीक है ना, उसके बाद में ये गतिविधि जो ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, कम से कम 45 से 2 मिनट तक 8 800 मीटर तक की दौड़ है इसको पूरा कर सकता है, ठीक है ना। बेसिकली शुरुआत में वो मान लेते हैं कि 500 मीटर तक दौड़ा या फिर 600 मीटर तक वो दौड़ लिया, अब वो थकने वाला है, तो आखिरी के जो 45 से 2 मिनट बचे हैं ना, इसमें वो इसे पूरा करेगा, भाग के बहुत जल्दी पूरा करेगा, ठीक है ना, ये चीज। तीसरा क्या है? मध्यम अवधि सहन क्षमता। इस योग्यता में जो धावक है, जो खिलाड़ी है, वो 2 मिनट से लेके 11 मिनट चलने वाली जो गतिविधियां होती है ये उसमें शामिल होती है, जैसे कि 15 मीटर दौड़ थकने के बाद, ठीक है। चौथा है दीर्घ अवधि सहन क्षमता। इसमें क्या होती है? 11 मिनट से अधिक चलने वाली गतिविधियों को ऐसा बोलते हैं जिसमें 500 मीटर क्रॉस कंट्री तथा जो मैराथन दौड़ होती है ये इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि सिंपल सा बात क्या है? सिंपल सी ये है कि जब व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है फिर दौड़ रहा होता है, ऐसे में जब वो थक जाता है उसके बाद वो कितना दौड़ सकता है उसकी क्षमता को यहाँ पे नापा जाता है। जैसे कि गति सहन क्षमता में 45 सेकंड तक, लघु अवधि में 45 से 200 मिनट से 2 मिनट तक, ठीक है, 45 सेकंड से 2 मिनट तक, मध्यम अवधि में 2 मिनट से 11 मिनट तक, और दीर्घ अवधि में 11 से अधिकतम जितना हो सकता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल है यहाँ पे सारी चीजें। ओके बच्चों, आ गया समझ? सहन क्षमता के प्रकार आधारभूत, सामान्य और विशिष्ट। तो इसके बाद में आ जाती है गति सहन क्षमता, लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं, मेंशन द टाइप्स ऑफ टॉलरेंस या फिर स्टेमिना इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट मेंशन, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे भाई? तो टॉलरेंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्शन। सबसे पहले नेचर ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग आएगा बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस कैपेसिटी एंड थर्ड आएगा स्पेसिफिक एंड्योरेंस कैपेसिटी। ओके, ये तो हो गया नेचर ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आ जाएगा
एक्शन ऑफ या फिर टाइम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड्योरेंस, मीडियम ड्यूरेशन एंड्योरेंस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस। क्या भाई, ये पॉइंट है आपके और आप यहां से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। इसमें पूछा गया है कि खेल में तालमेल संबंधी योग्यताओं से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 5 की योग्यताओं का वर्णन करो। ये क्वेश्चन बच्चों आपसे मैं बता रहा हूं 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, और इसमें से जो योग्यताएं हैं उनको 2-2 मार्क्स में अलग से भी पूछा गया है, सूची पूछ ली जाती है इससे, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि खेलों में यदि तालमेल संबंधी योग्यताएं हैं तो वो क्या है, और उनमें से किसी 5 का वर्णन करना है। तो पहले हम एक भूमिका लिख देंगे तालमेल संबंधी योग्यताओं के बारे में। ये होती क्या बेसिकली, तो व्यक्ति की वह योग्यताएं जिसमें व्यक्ति अपनी गतिविधियों को व्यापक और यानी कि बहुत ही ज्यादा से ज्यादा और एकदम शांतियुक्त रूप से नियंत्रित कर सकता है, उसको बोलते हैं तालमेल संबंधी। खिलाड़ी जो है वो इन योग्यताओं के द्वारा गतिविधियों के समूह को प्रभावशाली व अच्छे ढंग से करने में सक्षम होता है। और ये तालमेल संबंधी जो योग्यताएं हैं प्राथमिक रूप से केंद्रीय स्नायु, ठीक है ना, केंद्रीय स्नायु संस्था यानी कि CNS पर निर्भर करती है ज्यादातर। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके प्रकार की। पहली आती है अवलोकन योग्यता यानी कि डिफरेंशियल एबिलिटी। सेकंड आती है स्थिति निर्धारण योग्यता यानी कि ओरिएंटेशन एबिलिटी। युग्मक योग्यता यानी कि कपलिंग एबिलिटी। प्रतिक्रिया योग्यता यानी कि रिएक्शन एबिलिटी। संतुलन योग्यता यानी कि बैलेंस एबिलिटी। लय योग्यता यानी कि रिदम एबिलिटी। एंड उसके बाद में है ढलने की योग्यता यानी कि अनुकूल योग्यता, जिसे हम बोलते हैं अडेप्शन एबिलिटी। तो एक एक करके हम इनमें से टोटली जो वो 5 से 6 को यहाँ पे समझने वाले हैं अच्छे तरीके, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारी जो योग्यता है उसका नाम है, एक सेकंड पहले मैं अपना पेन चेंज कर लूं। हाँ देखिए, पहली है संतुलन योग्यता, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। संतुलन योग्यता खिलाड़ी की अपने शरीर या फिर विभिन्न भागों को स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में स्थिर से स्थिति में रखने में और संतुलित गतिविधि के खराब होने के बाद जल्दी से संतुलन प्राप्त करने की योग्यता है। मतलब क्या है, देखो संतुलन योग्यता का मतलब ये हो गया कि कोई भी खिलाड़ी जो खेल के विभिन्न भाग हो उसमें अपने शरीर की स्थिति को, ठीक है, गतिशील स्थिति को एकदम स्थिर रखना और जल्दी से जल्दी संतुलन प्राप्त करने की योग्यता को बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई खिलाड़ी खेल खेल रहा है, ठीक है, ऐसे में उसका वो जो शरीर है वो खेल को संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है, या फिर खेल के कई से भाग होते हैं जिसको अच्छे से नहीं समझ पाता है। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके उसको समझना और अपने शरीर के संतुलन को अपने खेल के अनुसार ढाल लेना, इसको बोलते हैं संतुलन योग्यता, ठीक। दूसरी आती है प्रतिक्रिया योग्यता, जो कि अभी हमने देखा था। इसमें इशारा मिलने पर तेजी से और प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। ये 2 तरीके की होती है, एक होती है सामान्य प्रतिक्रिया योग्यता, एक होती है जटिल, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था गति योग्यता के बारे में। लेकिन ये जो वो तालमेल संबंधी योग्यता है, ठीक है। जैसे ही आपको कोई इशारा मिलता है तो आप उसे तेजी से प्रभावशाली ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया योग्यता। तीसरी है तालमेल संबंधी योग्यता। बेसिकली देखो, जब खिलाड़ी अपने शारीरिक अंगों की क्रियाओं को करने की योग्यता जो है उसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि खिलाड़ी जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट करता है उसको तालमेल संबंधी योग्यता कहते हैं। जैसे कि हाथों को और उनकी आंखों का तालमेल, ठीक है, पांव और आंखों का तालमेल, यानी कि हाथों और आंखों के तालमेल से क्या कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। पांव और आंखों के तालमेल से बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि फुटबॉल को किक मारना, ठीक है, या फिर वॉलीबॉल खेलना हाथ और आंख की मदद से हो जाता है। उदाहरण जैसे कि वॉलीबॉल में स्मैशर उठी बॉल व ब्लॉकर्स के हिसाब से हाथ धड़ पैर की क्रियाओं को तालमेल बिठाकर बॉल को स्मैश करता है। तो यानी एक तरीके से क्या, जैसे वॉलीबॉल आप खेलते हो ना, स्कूल में खेलते होंगे कई बच्चे, तो वही चीज यहाँ पे भी आ जाती है कि तालमेल संबंधी योग्यता जो इस तरीके से दर्शाती है, जिसमें आपके हाथ का, आंख का, पैर का, आंख का इस तरीके से तालमेल बना। ठीक, चौथी योग्यता आ जाती है यहाँ पे स्थिति निर्धारण योग्यता। इसका मतलब ये है कि वह योग्यता, यानी कि ये वह योग्यता है मनुष्य की जिसमें समय तथा स्थान की स्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूलन बनाने की योग्यता है। यानी कि समय क्या हो रहा है, ठीक है, स्थान कैसा है, खेल कैसा है, तो उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है। जैसे कि कोई खेल का मैदान, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उबड़ खाबड़ है, जैसा भी है, तो उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है। ठीक, पांचवी है अनुकूलन योग्यता। बेसिकली यह समायोजित करने की योग्यता या गतिविधि है जो प्रभावशाली बदलाव करने की योग्यता है, जिसमें यह बदलाव जो है वो प्रत्याशित बदलाव का आधार है। नहीं समझो, देखो सिंपल सी बात यह है कि ये जो अनुकूलन योग्यता है
वो व्यक्ति के अंदर समायोजित करने की योग्यता है, जिससे वो अपने खेल को और अच्छा बना सकता है। ठीक है। छठा है विभेदन योग्यता। इसमें मोटर प्रक्रिया में विभिन्न शारीरिक गतिविधियों और गतिविधियों में अतिरिक्त सटीकता तथा शारीरिक हलचल के मितव्यता होना विभेदन योग्यता होता है। सिंपल सी बात है, मोटर प्रक्रिया में यानी कि ये जो विभेदन योग्यता है, इसमें शारीरिक गतिविधियां और गतिविधियों में जो अतिरिक्त सटीकता है, यानी एक सटीक गतिविधि होनी चाहिए, उसके अनुसार जो हलचल की जाती है, जो कार्य किया जाता है, जो गतिविधि की जाती है, उसको विभेदन योग्यता। तो भाई आ गया समझ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए तालमेल संबंधी योग्यता का मतलब क्या है, टोटल इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। मेनली आपसे 5 पूछे गए थे, मैंने आपको 6 समझा दी है। संतुलन योग्यता, प्रतिक्रिया और तालमेल संबंधी योग्यता। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थिति निर्धारण, अनुकूलन और विभेदन, ये भी आ जाता है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज इन स्पोर्ट्स, डिस्क्राइब एनी 5 एबिलिटीज। ठीक है, तो आप यहाँ से इन सभी को पढ़िए, उसके बाद में जो एबिलिटीज है उनके नाम यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी पॉइंट में आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाता है हमारे यहाँ पे बैलेंस एबिलिटी, सेकंड आता है रेस्पिरेटिव एबिलिटी एंड तीसरी आ जाती है ऑर्डिनेशन एबिलिटी। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद 3 पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं सिचुएशन डिटर्मिनेशन एबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी एंड एबिलिटी, ये सारी चीजें। ओके भाई, इसको विभेदन भी हम बोल सकते हैं। वेल, ये दोबारा से आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब का। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही देंगे आप, शेयर भी कर देना। ठीक है, बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे जो अंतर करके 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको आगे बताया था, एक विधि आएगी हमारी अंतराल विधि, ये समझाऊंगा मैं आपको आगे। तो आइए वो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक होती है निरंतर विधि, एक होती है इंटरवल विधि। इंटरवल विधि को अंतराल विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें समझाना है इनमें अंतर क्या है और इनके लाभ। बेसिकली हमें पता है क्या करना है, निरंतर विधि क्या है, कैसे की जाती है, ये समझाना है और इसके लाभ समझाने। और ये क्या है, इसके लाभ समझाने। ठीक है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे हमें 2 विधियां एक साथ पूछी गई अंतर के स्वरूप। ठीक है भाई, तो पहले बात करेंगे निरंतर प्रशिक्षण विधि की। ठीक है, निरंतर प्रशिक्षण विधि, इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, निरंतर प्रशिक्षण यानी कि लंबे समय तक व्यायाम को बिना थके या फिर बिना रुके करते रहना। इसीलिए इनमें कार्य करने की प्रबलता कम होती है। खिलाड़ी की कार्य करने की प्रबलता यानी कि वो जो काम करेंगे, वो उसमें काम करने की जो उनकी ताकत है वो कम रहेगी। इसमें क्या होता है कि खिलाड़ी की जो हृदय की गति है, वो इन क्रियाओं के दौरान या फिर व्यायाम के दौरान तकरीबन 140 से 160 प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और व्यायाम करने की अवधि कम से कम 30 मिनट से अधिक तो होनी ही चाहिए। इसमें आप दौड़ लगा सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या फिर क्रॉस कंट्री दौड़ लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें। ओके, तो निरंतर प्रशिक्षण विधि में क्या होता है कि लंबे समय तक बिना थके रुके काम करना होता है, यानी कि व्यायाम करना होता है। इसमें कार्य करने की प्रबलता कम होती है। गति जो है हृदय की वो 140 से 160 प्रति मिनट होनी चाहिए। कम से कम 30 मिनट से अधिक होना चाहिए, जैसे कि दौड़ लगा सकते हो, पैदल चल सकते हो या फिर साइकिल चला सकते हो। ठीक है, अब इसके बहुत से लाभ होते हैं। इसमें सबसे पहला ये होता है कि थकावट होने के बावजूद जब आप थक भी जाते हैं तो भी आपके अंदर कार्य करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो इस विधि से बढ़ने लगती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मांसपेशियों में लाल रक्त कण, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अपने 10th की साइंस में पढ़ा होगा ये बात। ठीक है, तो मांसपेशियों में जो लाल रक्त कण होते हैं, इसमें वृद्धि होती है निरंतर प्रशिक्षण की विधि से। उसके बाद में हृदय हो गया या फिर फेफड़े हो गए, इनके कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है और सकारात्मक तरीके से कार्य करने लगता है। ठीक है, मांसपेशियां हो गई, लीवर हो गए, इसमें ग्लाइकोजन की भंडारण की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और ब्लड जो है सर्कुलेशन वो अच्छा बना रहता है। खिलाड़ियों में आत्म अनुशासन बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास आता है, लंबे समय तक वो कार्य करते रहते हैं और खिलाड़ी को जो इच्छा शक्ति होती है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है भाई, तो ये है निरंतर प्रशिक्षण विधि के लाभ। आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान से आसान तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए दूसरी विधि की बात कर लेते हैं, इंटरवल या फिर अंतराल विधि। देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा था निरंतर में क्या था, लगातार करनी होती। लेकिन ये जो इंटरवल है, इंटरवल यानी कि एक देसी लैंग्वेज में इंटरवल को हम बोलते हैं लंच। ठीक है, इंटरवल को लंच बोलते हैं। मूवीज आप देखते होंगे तो भी उसमें इंटरवल आ जाता है बीच में, तो उसको लंच बोल देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इंटरवल कह लो या फिर अंतराल कह लो। देखिए, यह विधि धावकों की सहन क्षमता विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसमें बार बार दौड़ के बीच धावकों को अंतराल दिया जाता है, यानी कि मान लेते कोई दौड़ जो है वो आपकी टोटल 10 किलोमीटर की है। ठीक है,
और धावक है यहाँ पे मान लेते हैं टोटल 5 या 10 जो भी धावक है, तो टोटल इसको 10 किलोमीटर तक जाने के लिए तकरीबन 3 से 4 स्टॉप दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुकना, यहाँ पे रुकना, यहाँ पे रुकना, ताकि आप आराम ले सको, जिससे कि वह पूरी तरीके से पुनर्लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, उसमें यह जरूरी होता है कि ये जो व्यक्ति है वो अच्छे से पूरा अपना कार्य कर पाते। ठीक है, इसमें हृदय की गति जब वो तेज दौड़ते हैं, ठीक है, 180 तक भी पहुंच सकती है। जब कम दौड़ते हैं तब जो है वो ये 120 तक पहुंच सकती है। ठीक है, इसमें धावक को हृदय की गति जांचने के बाद ही प्रशिक्षण भाग दिया जाता है, यानी कि प्रशिक्षण तभी दिया जाता है किसी व्यक्ति को, ये अंतराल वाला, जब उसकी हार्ट रेट, पल्स रेट को जांच लिया जाता है। ठीक है, इसमें मध्यम दूरी की दौड़ें हो गई, फुटबॉल खेलना या फिर हॉकी खेलना इत्यादि जो है वो बातें इसमें शामिल होती है। ठीक है भाई, आ गया समझ में आपको कि ये अंतराल विधि क्या होती है। अब बारी आती है इसके लाभ की। तो कई सारे लाभ हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि खिलाड़ी कम समय में अधिक कार्य करने के योग्य बन जाता है, क्योंकि जितना टाइम उसको इंटरवल में दिया जाता है, यानी कि जैसे कोई दौड़ लगा रहा है तो उसको 3 से 4 स्टॉप दिए जाते हैं, तो उस स्टॉप के बीच में वो कम समय में अधिक दौड़ लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, साथ ही उसका जो श्वसन तंत्र है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार, वो भी बढ़ने लगता है। प्रशिक्षक खिलाड़ी की प्रकृति को आसानी से इसमें देख भी सकता है और इसे समझ सकता है कि आगे इसको क्या करवाना चाहिए। खिलाड़ी थोड़े समय में अपनी सहन क्षमता को बढ़ा सकता है। साथ ही खिलाड़ी को अपने प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने की सही जानकारी मिलती है, उसका जो कोच होता है वो समझाता है। एवं यदि खिलाड़ी से गलती हो जाए, ठीक है, वो गलती से कुछ और किसी और प्रक्रिया के द्वारा दौड़ लगाने लगता है, तो ऐसे में उसका जो कोच है वो उसे एक अच्छा सुझाव दे सकता है और उसकी इसी समस्या से उसे निदान दिलवा सकता है। ठीक है भाई, आ गया ना समझ में आपको अच्छे तरीके से। अब दोबारा आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या था कि निरंतर प्रशिक्षण विधि क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में निरंतर प्रशिक्षण विधि के लाभ क्या है, ये पॉइंट आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है कि इंटरवल प्रशिक्षण विधि क्या थी, ये है, और इसके लाभ क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस मेथड एंड द इंटरवल मेथड एंड टेल देयर एडवांटेजेस। तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का क्या मीनिंग है और ये कैसे की जाती है, वो सारे पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में जो बेनिफिट्स हैं कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में इंग्लिश में एक दूसरा आपका आ जाता है इंटरवल, या फिर मतलब सिंपल सा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ठीक है ना, तो ये होती कैसे है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में बेनिफिट्स क्या है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि प्रतिक्रिया योग्यता पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना, प्रतिक्रिया, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था वो था गति योग्यता वाला। ठीक है, वो था गति योग्यता वाला। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर याद नहीं, देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो तालमेल, ठीक है ना, तालमेल संबंधी योग्यता है उसके बारे में। अब एक छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा प्रतिक्रिया योग्यता पर। ठीक है ना, तो प्रतिक्रिया योग्यता जो है ये वह योग्यता होती है जो किसी संकेत के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है। ठीक है ना, कार्य तो करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन प्रतिक्रिया योग्यता जो है वो ये दर्शाती है कि कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, 2 तरीके की, एक साधारण एक जटिल, जैसा कि हमने देख लिया था। यानी कि साधारण में क्या होता है कि ये उन संकेतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में मदद करती है जिनका व्यक्ति से पता चलता है। साधारण यानी कि व्यक्ति के द्वारा संकेत दिए जाने पर क्रिया करना। ठीक है, दूसरा जटिल यानी कि ये योग्यता उन संकेतों को दर्शाती है जिनकी जानकारी व्यक्ति को नहीं होती है और उन्हें तुरंत संकेत दिया जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है भाई, ये होता है। देखिए सिंपल सा था इसलिए मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है। डिस्कस दी रिस्पॉन्सिवनेस, तो रिस्पॉन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे समझाना। ठीक है ना, तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स की बात आ जाती है। सबसे आखिरी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों हमारे इस वीडियो का, उसके बाद में हमारा आज का ये वीडियो खत्म। चलिए ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि गति को विकसित करने की विधियां बताइए। अभी तक हमने गति योग्यता के बारे में अच्छे से समझ लिया, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि भाई गति को कैसे विकसित किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे 4 मार्क्स में पूछा गया ज्यादातर, और यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निर्धारित दौड़ तथा त्वरण दौड़ में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में निर्धारित दौड़ को वर्णन कीजिए और 2 मार्क्स में त्वरण दौड़ का वर्णन कीजिए। ठीक है ना भाई, तो एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया, तोड़ तोड़ के भी। ठीक है ना, तो देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में,
तो बस आपने करना है क्या, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपना सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। देखिए बेसिकली जो निर्धारित दौड़ होती है इसका अर्थ होता है किसी दूरी को एक ही चाल से दौड़ना। निर्धारित यानी कि एक दूरी निर्धारित कर दी गई है और उस दूरी को एक ही चाल से दौड़ना यानी कि उसको पूरा करना। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्यतः निर्धारित दौड़ में 800 मीटर तक या फिर उससे अधिक की दौड़ शामिल है, ठीक है ना। निर्धारित में क्या होता है कि 800 मीटर से कम 800 मीटर और ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा ये दौड़ इसमें शामिल होती है, ठीक है। अब इसमें एक धावक यानी कि एक जो रनर होता है वो 300 से 320 मीटर पूरी गति से दौड़ना शुरू करता है, लेकिन लंबी दौड़ में अपनी गति को कम करके वह ऊर्जा को बचाए रखते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर 800 मीटर का है तो वो 300 से 320 मीटर के हिसाब से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है ना, 1 मिनट के अनुसार, ठीक है। लेकिन वही अगर 1500 है 2000 है तो वो क्या करता है, इसको बचा के रखता है अपनी ऊर्जा को। एग्जाम्पल के लिए यदि एक कोई 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला एथलीट है तो वह उसका समय 1 मिनट 42 सेकंड है, ठीक है। यानी कि उसका समय 1 मिनट 42 सेकंड है 800 मीटर की दौड़ पूरा करने के लिए। तो ऐसे में जो उसकी पहली चाल होगी वो 400 मीटर दौड़ लगभग 50 सेकंड में पूरा करेगा, ठीक है। और दूसरी बार में 400 मीटर दौड़ 52 सेकंड में पूरी कर लेगा और इस हिसाब से 1 मिनट और 42 सेकंड में वो अपनी दौड़ पूरी कर लेगा, ठीक है। इस तरीके के अभ्यास को पेस दौड़ अभ्यास भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पेस दौड़ अभ्यास किसे कहते हैं तो याद रखें ये निर्धारित दौड़ को ही कहते हैं, ठीक है भाई। यदि आपसे पूछा जाए कि पेस दौड़ अभ्यास किसे कहते हैं तो आप बता देंगे आसान। ओके बच्चों, चलिए ये निर्धारित दौड़ें हो गई। अब बात आ जाती है कि त्वरण दौड़, ठीक है। दूसरी क्या है हमारी, त्वरण दौड़। बेसिकली इसमें त्वरण दौड़ के द्वारा गति को विकसित किया जाता है जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से विस्फोटक शक्ति, तकनीक, लचक और क्रियाशील गति को विकसित किया जाता है। तो बेसिकली है क्या त्वरण दौड़ में, ये त्वरण दौड़ जो होती है बेसिकली पहले आप ये समझो ये होती क्या है। तो ये धावक की वह योग्यता है जिसमें वह स्थिर अवस्था से तीव्र अवस्था को प्राप्त करता है, ठीक है। सीधे तौर पे त्वरण गति को विकसित करने के लिए एक धावक को 25 से 30 मीटर में 6 से 12 से बाद तीव्र गति से प्रति दौड़ना होता है, ठीक है। ये चीज आती है। बेसिकली क्या है कि किसी व्यक्ति ने मान लेते दौड़ना शुरू किया तो दौड़ने के साथ ही उसने उसकी जो अधिकतम दौड़ने की सीमा मान लेते 1 मिनट में वो अराउंड जो है वो 500 मीटर दौड़ सकता है, ठीक है ना। तो उसकी ये जो योग्यता है उसने प्राप्त कर ली जल्दी से जल्दी और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा उसकी गति विकसित होती है, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी विस्फोटक शक्ति भी विकसित होती है, तकनीक, लचिक, क्रियाशील ये भी विकसित होती है, ठीक है ना। एक धावक को 5-6 सेकंड के अंदर अधिकतम गति प्राप्त कर लेनी चाहिए और दो दौड़ों के बीच में पर्याप्त अंतराल भी होना आवश्यक होता है, ठीक है भाई। आ गया समझ में आपको कि निर्धारित दौड़ क्या है। इसको हम जो पेश होता है, ठीक है ना, पेश भी कहते हैं। उसके बाद में जो त्वरण दौड़ होती है ये क्या होती है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, ये चीज। ओके बच्चों, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख सकते हैं कि राइट द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग स्पीड या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन डिस्टेंस। तो क्या क्या होती है, सबसे पहले फिक्स्ड रेस की बात करेंगे या फिर फिक्स्ड डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस तो अलग रहेगा, बेसिकली डिस्टेंस की जगह वर्ड यूज कर सकते हो आप रेस का, ठीक है ना। तो इसके पॉइंट जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके। बाकी सेकंड आ जाता है यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन रेस के बारे में। उस संबंध में आपके जो वो ये टोटल 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इन पॉइंट को आप सभी बच्चे इजीली रीड आउट कर सकते हो। ओके वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे हमने अपना आज का जो मेन पार्ट था यानी कि चैप्टर जो था हमारा चैप्टर नंबर 10, ठीक है ना, जिसका नाम था खेलों में प्रशिक्षण, इसको कंप्लीटली एंड हमने कर लिया है, ठीक है। और आई होप कि आप सभी को एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो वीडियो है जितने भी क्वेश्चन थे वो अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे, ठीक है भाई। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी सारी चीजें। यदि आपको सारे के सारे पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो आपने करना क्या है, आपने जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही लाइक तो कर ही देंगे आप, फिर उसके बाद में आपको इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है भाई, ताकि वो भी इससे जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते, क्यों? क्यों नहीं लगता है मुझे समझ में आ गया, मेरे दोस्त को समझ में आ जाएगा तो उसमें आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए हमारा मेन मकसद तो यही है कि जिन तक ये वीडियो नहीं भी पहुंचती है, ताकि आपको हम बोल रहे इसलिए शेयर करने के लिए ताकि उन तक भी पहुंच सके, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको बहुत ही
कम देखने को मिलेगा, एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए। और ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादातर आते ही आते हैं, तो शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। मुझे नहीं पता, बस शेयर कर देना। किनके साथ में? जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ में शेयर करना, ठीक है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाएं कि आपको समझ में आया या नहीं। फीडबैक आप जरूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ भाई, मेरी जो मेहनत है, हमारी टीम की जो मेहनत है, वो वाकई में रंग ला रही है या नहीं भी, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए अच्छे से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।